हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, अपन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड अपन जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन पे आधारित एक पेपर सेट लगाने वाले हैं। ये जो पेपर है ये पेपर रेलवे एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चंस है, और तो आपके एनटीपीसी एग्जाम में सेम इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अपन इस पर आधारित एक 100% एक्सपेक्टेड पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज अपन इस यहाँ पे दूसरा पेपर सेट लगाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस है, और जो 100% आपका एक्सपेक्टेड पेपर है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। क्या आंसर बनेगा? आंसर देते रहिएगा साथ साथ में। तो आंसर हो जाएगा अपना बी के साथ में, बुगाकू किसी प्रकार का यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपन मैथ और रीजनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ पे साइंस और जीके क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, और इनको अपन 25 क्वेश्चन वाले सेट के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको। वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है। ध्वनि किसके माध्यम से ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है? ऑप्शन आपके सामने सराउंडिंग, एनवायरमेंट, इंटरफेस या मीडियम। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीडियम। मीडियम का होना बहुत जरूरी है साउंड के ट्रांसमिट के लिए, ठीक है। साउंड के मतलब साउंड के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है, और सॉलिड के अंदर स्पीड सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? मास और वेट, इनके बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। ये कह रहा है कि द्रव्यमान एक सदिश है, भार अदिश है। ये कह रहा है कि दोनों अदिश है या दोनों सदिश है। तो इनके बारे में कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में अपना आंसर हो जाएगा एक के साथ में, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार है एक सदिश राशि है। क्योंकि भार है इसको अपन mg लेते हैं और मास को ओनली m लेते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये हो जाएगा सदिश राशि। तो अपना आंसर हो जाएगा ये। देखिएगा क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल नहीं आएंगे, और ऐसे ही मतलब इसी ये लेवल मान के चलिए आप एनटीपीसी में भी। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण है, इसको किसके अंदर मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एम्पियर, ओम, जूल और डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को किसके अंदर मेजर किया जाता है? तो अपना आंसर हो जाएगा डी के साथ में डेसिबल। डेसिबल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम होता है रेजिस्टेंस, एम्पियर करंट, कार्य जूल। कार्य को जूल के अंदर अपन मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन चुका है? एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? एसबीआई तो सबसे बड़ा है, एचडीएफसी भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा एसबीआई, दूसरा एचडीएफसी, और तीसरा कौन सा बन चुका है? तो अपना आंसर हो जाएगा डी के साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है मानव के दुर्व्यापार या जो ये कहते हैं बाल आश्रम के प्रतिषेध से संबंधित है? बाल आश्रम से समझते हो आप, जैसे कि छोटे बच्चों को काम करवाना, ठीक है, इनसे संबंधित है, छोटे बच्चों से संबंधित है, और मानव इंसानों के दुर्व्यापार से संबंधित है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23, 29, 27 या 30। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक के साथ में आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बनेगा? इसको किस तरीके से सोल्व करें? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि मैथ का क्वेश्चन देखते वो स्किप मारते हैं। नहीं, बहुत से क्वेश्चन आपको सिंपल से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भाग दीजिएगा, 2508 है, इसमें 12.54 ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे 100 लगा दिया। अब देखिएगा इसमें भाग चला जाएगा 2 बार, तो ये हो गया आपके पास 200। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 200, तो 200 प्लस ये 200 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अक्स इंटू 11 बराबर हो जाएगा आपके पास 0। अक्स इंटू 11 बराबर 0, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अपना आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यानी इस संख्या के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन सीधा इसमें 200 बार भाग चला जाएगा, 200 से 200 कैंसिल, यानी इधर 0, तो ये गुणा हो रहा है, गुणा होने की वजह से इधर 0 आ जाएगा। यदि प्लस होता तो -11 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके सामने। 10 60 माइनस थीटा माइनस कोट 30 प्लस थीटा। क्या आंसर बनेगा इसका? तो पेपर सॉल्व करेंगे, पूरे से सॉल्व कर लेंगे ना, हर प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे? सिंपल सा तरीका है, 60 माइनस थीटा है, इसको आप लिख दीजिएगा 90 माइनस 30 माइनस थीटा। यानी ये जो 60 था, 60 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 30।
कोई गुना नहीं किया, सही लिखे। 60 को लिखो 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये मैंने इसकी जगह रख दिया। अब मैं इसमें से माइनस का चिन्ह बाहर ले लेता हूँ, तो ये होगा 30 प्लस थीटा, ठीक है। अब इसके आगे मैं 10 लगा दूँ, ये मेरा कोट ऑफ 30 प्लस थीटा, ठीक है। यानी 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो इस तरीके से हो गया कोट 30 प्लस थीटा। अब ये संख्या देखिएगा, माइनस है कोट 30 प्लस थीटा, तो माइनस कोट 30 प्लस थीटा, तो दोनों कैंसिल हो गए, अपना आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? विच ऑफ दीज ब्लड कंपोनेंट्स कैरीज ऑक्सीजन? रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आपके सामने है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। क्या आंसर बनेगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी के साथ में आरबीसी, ठीक है। टोटल ब्लड होता है 100%, 100% में से 55% होता है आपका प्लाज्मा, बाकी जो 45% होता है इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो ब्लड है, ये ऑक्सीजन है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है आरबीसी के द्वारा। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। क्या कहेंगे अपन? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स के अंदर। लाइक तो कर दिया करो, आप लाइक भी नहीं करते हो। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मूला मास बोलेंगे, मोल बोलेंगे, या एटॉमिक मास बोलेंगे, या मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे? जैसे कि O3 है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 हो गए, तो 16 इंटू 16 इंटू ये 16 प्लस 16, ये आप क्या कहोगे? 16 इंटू 3, ये क्या हुआ? 16 3 48, इसका क्या है? ये यही पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं इसको। आंसर डी हो जाएगा अपने पास, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी हो चाहिए? 18, 25, 30 या 35? आंसर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका सही जाएगा। कितना होगा? आंसर दीजिएगा सभी के सभी। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी सभी के सभी गलत कर रहे हो आप। विनय कुमार कह रहे सी, अरविंद प्रसाद टुडू, जितेंद्र यादव 30। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा अपना सी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने 30 के साथ में, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 चाहिए, लोकसभा का बनने के लिए 25 चाहिए, ठीक है। पीएम बनने के लिए 25 चाहिए, और जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए अपने को चाहिए 35, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्न को इसको छोड़ दें क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले लेगा, स्पेस भी नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन है, आप ये स्किप मार देना, क्योंकि इसके बेस पे पीछे एक ही क्वेश्चन आने वाला है। 5 क्वेश्चन है, तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोशिश करना इसको लास्ट में सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हेलिटोसिस है, इसको किस नाम से जाना जाता है? रक्तचाप, सिरदर्द, सांस की दुर्गंध या फ्लू? थोड़ा थोड़ा बफरिंग हो रहा है तो एडजस्ट करो, क्योंकि स्पीड बन नहीं पाती थोड़ी। क्या होगा यहाँ पे? हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड प्रेशर, हेडेक, बैड ब्रेथ या फ्लू? यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में, बैड ब्रेथ यानी सांस की दुर्गंध। हेलिटोसिस, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो आपको अटपटे लगते हैं ना, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हेलिटोसिस यानी सांस की दुर्गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा इसमें क्या लॉजिक लगेगा। लुप्त संख्या अपने को बतानी है, मिसिंग टर्म्स क्या होगी, क्या आने वाली आगे वाली टर्म्स? 4, 7, 12, 28, 39, क्या बनेगा? नेक्स्ट क्या लॉजिक लगाओगे? कौन सा कंसेप्ट लगेगा आगे? डिफरेंस करके देखें, चलो डिफरेंस करके देखते हैं अपन। इनका डिफरेंस हुआ 3, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना का होगा? 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 11,
यानी तो यहाँ पे एक डिफरेंस चाहिए अपने को, एक यहाँ पे डिफरेंस चाहिए। देखिएगा 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, यानी दो का डिफरेंस है। अब ये 7 का डिफरेंस आ रहा है तो 12 और 7 19, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 19। यानी इनके बीच में 3 5 7 और फिर डिफरेंस निकालोगे तो दो का डिफरेंस बन रहा है। ये लॉजिक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 3,360 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाता है तो मूल्य कितना होना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन को समझ सकते हो आप। किसी वस्तु को 3,360 में बेचने पर 12% प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिएगा। लाभ प्राप्त किया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 8% लाभ प्राप्त किया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा? ये अपना क्वेश्चन है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्रय मूल्य मान सकते हो। क्रय मूल्य आपने अक्स माना, ठीक है, तब आपने इसका 12% लाभ निकाला, यानी 112/100, तो कितना आना चाहिए? 3,360। अक्स क्रय मूल्य है, 12% लाभ यानी 112/100 इक्वल टू हो गया 3,360। इसका इसमें भाग चला गया 3 बार, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 3,000, यानी क्रय मूल्य आ चुका आपके पास में 3,000। अब 8% लाभ चाहिए तो 3,000 का 8% यानी 108/100 कर दीजिएगा, तो आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये होगा 8 3 24 3, 3,240। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी अपना आंसर बनेगा। सिंपल से क्वेश्चंस को आप है ना गलत मत किया करो, चाहिए इनको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर लिया करो, पहले से मैथ को छोड़ दिया करो आप, और स्पीडली साइंस और जीके को अटेम्प्ट कीजिएगा, पीछे आके मैथ के इजी क्वेश्चन कीजिएगा। ये क्वेश्चन गलत करने वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो तभी आपका थोड़ा वो क्या है कि 50% से भी कम डाउन नंबर आने की संभावना हो जाती है। फिर इसमें क्या लॉजिक लगेगा? ऐसे क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल ऐसे ही मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व कर दिया करो। 8 और 2 और 5 और 21, तो इसमें अपने पास एक लॉजिक देखने को है। सबसे पहले तो क्या लॉजिक बनेगा, इनमें क्या रिलेशन लगाए कि अपने पास ये आ जाए। तो इसकी जगह मैं गुणा करूं और इसकी जगह प्लस कर दूं, तो 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ये हो गया मेरे पास गुणा और ये हो गया प्लस। 6 चौके 24 2 26, तो ये हो गया गुणा प्लस 2, 7 21, 21 और 9 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कार्यात्मक समूह CHO निम्न में से किसमें मौजूद होता है? फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन आपके सामने एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है। CHO ग्रुप है किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक के साथ में एल्डिहाइड के अंदर प्रेजेंट होता है CHO फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा। चार मीनार भारत तो पिरामिड से क्या रिलेशन होगा? चार मीनार भारत तो पिरामिड से क्या रिलेशन बनेगा? चार मीनार भारत के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, तो पिरामिड है वो किस कंट्री के अंदर स्थित है? बिल्कुल सही आंसर दिया सभी का, मिस्र। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मिस्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, यदि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है तो वर्तमान जनसंख्या आपको दीदी इतनी है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या पूछी गई है, 3 वर्ष पहले कितनी होगी? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 3 वर्ष पहले की ही अपन मान लेते हैं, 3 वर्ष पहले की ही अपन मान लेते हैं। 3 वर्ष पहले की मैं मान लेता हूँ अक्स। अब ये कह रहा है कि 5% की दर से बढ़ रहा है, ये मैंने मानी 3 वर्ष पहले की, तो 5% की रेट से बढ़ाऊँ 105/100, 105/100, 105/100, ठीक है। तो मैं आ गया प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर पहुंच चुका, और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है 18,5,2,2,0, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आ गया। मैंने 3 वर्ष पहले की मान लिए, उसके बाद में मैंने 5% की रेट से बढ़ा दी, 105/100, 105/100, 105/100। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 5 का गया 21, 5 का गया 20, 5 का 21, 5 का 20, 5 का 21, 5 का 20, ठीक है। और 21 का इसमें दे लीजिएगा, पहले 7 का देख के देख सकते हो, मतलब इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये पूरा पूरा भाग जाएगा आपका लगभग 2 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 45, 7 को 42, 3 32, 728, 4 42, 7 को 42, तो इस बार इस यहाँ 3, फिर से 7 का दे लीजिएगा, यहाँ पे 7 का दोगे 3, इसमें 7 का दोगे, इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है, आई थिंक इजीली कर लोगे। अक्स इंटू 105/100, 105/100, 105/100 इक्वल टू आपको लेना है 18,52,20, ये कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर आएगा इसका 16,000।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, रिकेटस, क्वाशियोरकर, पेलाग्रा या बेरबेरी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल सही आंसर है, क्वाशियोरकर अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 23। आप भी सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर बनेगा। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है, इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, आगे अपने से पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है, इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है। तो सबसे पहले मैं मेरी संख्या मान लेता हूँ। संख्या मान ली मैंने 10x + y, ये संख्या है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कह रहा है कि इकाई का स्थान पर 3 है, इकाई का स्थान है y, तो y की वैल्यू है 3। तो मेरे पास 2 समीकरण बन चुके। अब देखिएगा, इसके अंकों का योग, अंकों का योग क्या बनेगा? x + y, समझिएगा, x + y, इसके अंक है x और y है, ये तो अंक है, समझिएगा, ये तो अंक है और ये है पूरी संख्या। तो अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, अंकों का योग है 1/7 है किसका? संख्या का। तो कितना हो जाएगा? 3x और ये हो जाएगा 6y। तो x बराबर हो गया आपके पास 2y, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पर रख दीजिएगा, 6 रखोगे तो 10 × 6 60 प्लस y की जगह 3, तो 60 × 3 63 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर बनेगा इसका? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको देखो अपन सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिएगा अपने को ज़्यादा, देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने पर, ध्यान दीजिएगा, उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण है 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर 10 बजकर 2 मिनट पर 60 डिग्री हो जाता है। ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन को समझिए। अब मैं क्वेश्चन आपको बताऊं कि क्वेश्चन क्या चीज़ है। अब इसमें क्या है, ये आपका उड़ान बिंदु है और इससे 300 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे इस जगह पे उन्नयन कोण है, इस हाइट पे उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और ये उन्नयन कोण बना रहा है 10 बजे, और 10 बजकर 2 मिनट पे ये गुब्बारा यहाँ पे था। अब गुब्बारा और ऊंचा चला गया, अब गुब्बारा इस पॉइंट पे आ गया, अब गुब्बारा इस पॉइंट पे आ गया, तो ये जो उन्नयन कोण है अब 30 की बजाय उन्नयन कोण हो चुका अब 60 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि गुब्बारे की चाल बतानी अपने को। तो इसमें आपको करना क्या है, ये तो आपके पास में 300 मीटर आ गई, उड़ान बिंदु से 300 मीटर दूरी से देखे जाने पर ये उड़ान बिंदु था, इससे 300 मीटर दूरी से अपन देख रहे हैं, तो गुब्बारा यहाँ पे 10 बजे गुब्बारा यहाँ पे, तो उसका उन्नयन कोण था पता नहीं। तो आप ये जो डिस्टेंस है इसको मैं h1 मान लेता हूँ, और जो ये मेरी पूरी डिस्टेंस है h2 है। ठीक है, अब मेरे को गुब्बारे की चाल क्या बतानी है, चाल और नहीं, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा h2 - h1, और कितना समय लेगा, समय लेगा h2 - h1, और समय 2 मिनट। h2 - h1 में कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं 1 नंबर त्रिभुज की बात करूंगा, छोटे वाले त्रिभुज की। छोटे वाले त्रिभुज में मैं लगाऊंगा tan 30, tan 30 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो लंब यानी h1 अपॉन में आधार 300। अब बड़े वाले त्रिभुज में मैं लगाऊंगा tan 60 का, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा h2/300। ठीक है, यहाँ से h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 1/√3 और इसकी वैल्यू होगी √3। तो h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300/√3, और h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300/√3। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो h2 - h1 करूंगा तो 300/√3 - 300/√3। ठीक है, नीचे 2 मिनट है, मिनट को मैं सेकंड में बदल दूंगा 120। अब इसको सोल्व करना है, 300 कॉमन ले लीजिएगा, तो √3 - 1/√3 अपॉन में 120। इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करनी है, कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सही से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है।
आंसर हो जाएगा इसका 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। आंसर बताएगा इसमें क्या होगा। यदि मिस्टेक को इससे लिखा जाता है, NAKED नेक्ड को इससे लिखा जाता है, तो इंटीमेट का कोड क्या होगा। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड का टाइम है आपके सामने। ओनली 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको रिप्लाई देना है। क्या आंसर बनेगा। कुछ नहीं करना, आई का कोड देखिएगा। आई यहाँ पे है, आई दूसरे पे है, तो दूसरा पे यहाँ पे 7 आ गया। एन यहाँ पे देख सकते हो, तो एन ये रहा, एन का हो गया 8। उसके बाद में टी है, टी चौथा है, तो चौथा हो गया 5। तो 785 3 डिजिट मिला लीजिएगा, ये अपना आंसर हो गया। बाकी पूरे मैच करने की अपने को जरूरी नहीं, सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे, सबसोनिक ध्वनि, अपसर्व्य ध्वनि, लगभग 10 किलो हर्ट्ज वाली ध्वनि। सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक के साथ में शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर है। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे, लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर। तो ये किसके बराबर होगी। आपने फॉर्मूला देखा होगा, रो एल अपॉन है। यदि एल की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो आपका आर है वो रो के बराबर हो जाएगा। तो ये जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो जाएगा। प्रतिरोध हो जाएगा रेजिस्टिविटी के बराबर। ठीक है, इसमें प्रतिरोध मत कर देना। प्रतिरोध किसके बराबर बनेगा ये पूछा गया अपने से, तो प्रतिरोध बनेगा अपना बिल्कुल सही आंसर है, रेजिस्टिविटी के बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है। पेड़, फफूंद, झाड़ झंखाड़ या झाड़ी। पादप जगत से संबंधित कौन सा नहीं है। पेड़, फफूंद, झाड़ झंखाड़ या झाड़ी। ऑप्शन ट्री, फंगस, बुश या श्रब। तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी, फंगस। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। सिमडेगा, रांची, गुमला, लोहरदंगा। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा रांची के साथ में बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 75 है, एचसीएफ ज्ञात करना है अपने को। संख्या 3:5 है, तो संख्या होगी अपने पास 3 अक्ष और 5 अक्ष। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा। एलसीएम बन जाएगा 3 गुणा 5 गुणा अक्ष। अब ये एलसीएम हो गया 3 गुणा 5 गुणा अक्ष, ये बराबर हो गया 75 के। तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 दी 15, 15 का भाग गया 5 बार, तो अक्ष की वैल्यू होगी 5। इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन ओनली अक्ष है, यानी इसका जो एचसीएफ बनेगा वो अक्ष बन जाएगा। अक्ष की वैल्यू आ गई अपने पास 5। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 31, पूरे 50 क्वेश्चन कवर करेंगे अपन, ज्यादा नहीं करेंगे। आयतन लीटर, लंबाई क्या होगा। यहाँ पे क्या आने वाला है टर्म्स। हेक्टेयर आएगा, किलोग्राम आएगा, वाट आएगा या मीटर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मीटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मीटर करना है अपने को डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज। क्या कहते हैं समजातीय मिश्रण को। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। निलंबन, विखंडन, विलयन या कोलाइड। सस्पेंशन, फिजन, सॉल्यूशन या कोलाइड्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी के साथ में सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम बोलते हैं 1H1 को, ड्यूटेरियम बोलते हैं 1H2 को, ट्राइटियम बोलते हैं 1H3 को। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम का पूछा गया 1H2, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। हिमावरी 9 एक जापानी कला है, जापानी उपग्रह है, किसका है, किस प्रकार का है। जापानी सैटेलाइट है जिसका नाम है हिमवारी। हिमवारी 9 एक जापानी सैटेलाइट है, तो किसका है, किस प्रकार का है ये। ग्राउंड है, नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है या वेदर है। तो आंसर हो जाएगा डी के साथ में वेदर सैटेलाइट है, मौसम उपग्रह है।
ठीक है। और चंद्रयान सेकंड आज लॉन्च किया जा रहा है, आज डेट हो चुकी 22 जुलाई 2019, चंद्रयान सेकंड। और चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर। इनमें से अपने को ओड बताना है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावनी, ओडिसी। क्या होगा? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इनके बीच में अपने को डिफरेंस देखना है यहाँ पे। भरतनाट्यम से क्यों तक 5 किलोमीटर की चाल से चलकर जाता है, और क्यों से भी 3 किलोमीटर की यात्रा से चलकर वापस आता है पूरी यात्रा के दौरान, इसकी औसत चाल बतानी है। बताइएगा क्या आंसर बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला। तो ट्वाइस इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 में 5 3 8 का भाग देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। 15 में 8 का भाग देंगे तो 3.75। ये देखिएगा, ये सॉल्यूशन बफरिंग वाला तो दूर नहीं हो रहा, क्या करें। इसमें अपने को बताना है कि फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई। फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे शूट होएगा। ध्यान दीजिएगा, पेशा सबसे पेशेवर अपने को लेना है, ठीक है। यानी पैशन हो गया, अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग पैशन हो गया। तो पैशन हो गया, पैशन के अंदर तीनों को अपन लिख देते हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक आर्किटेक्ट है, एक बढ़ई है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इस तरीके से पैशन के अंदर शामिल होंगे सभी के सभी। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में, ये पैशन है इनका। इंग्लिश टर्म देखिएगा, इंग्लिश टर्म से हो सकता है आपके समझ में आ जाए। सी अपना आंसर हो जाएगा। फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट और कारपेंटर्स, ये इनका सबका प्रोफेशन हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। इनमें से अपने को बताना है कि गलत कौन सा है। गलत संख्या को कलेक्ट करना है, 9, 15, 24, 34, 51, 69। इस तरीके की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, जिसमें आपको विषम संख्या छांटनी हो, विषम संख्या छांटनी हो, यानी गलत बताना है आपको। ध्यान दीजिए, यदि अपने से नेक्स्ट टर्म पूछे तो अपन बहुत ही सिंपल सा कर लेते हैं, लेकिन इसमें से पूछ लिया गलत बतानी अपने से कौन सी है, तो अपन देखिएगा डिफरेंस निकालते हैं। 9 और 6 15, 15 ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, 15 यानी ये 9 का हो गया। और अपन यहाँ पे डिफरेंस निकाले, ये 10 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 11 में से 4 गए 7, और 4 में से 3 गया 1, 17। और ये डिफरेंस हो गया 9 में से 1 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, 16, 9 में से 1 गया 8। ये डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं देखो ये लगता है डिफरेंस आ रहा है, इसमें मिस्टेक हो रही है। अपने इसको 6 3 9, 3 का डिफरेंस करूँगी मैं, फिर से मैं 3 का करता हूँ, 6 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 3 18। तो मेरा ये 18 मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है, 9 मैच हो रहा है, क्या यहाँ पे बतानी है। तो अपना आंसर हो जाएगा 34 गलत है, 34 की जगह 36 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। समान जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजनात्मक रूप से विलगित होते हैं। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इज, क्या होगा, क्या आंसर मिलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा एक ही साथ में प्रजाति बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये बताइएगा आपके लिए कितने इसके अंदर स्क्वायर है, नंबर ऑफ स्क्वायर इसके अंदर पूछे गए, कितने स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे, आंसर दीजिएगा स्पीडली, काउंट करने हैं बस ओनली। ऑप्शन दिखाऊं आपको, ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ये है 20 11 25 16, 20 11 25 16। तो इसको देखो अपन किस तरीके से काउंट करते हैं, इसमें अलग अलग बना लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, एक ये बना लिया, ठीक है। इसमें कितना है, ये एक इस तरीके की शेप है, इसमें मैं इस तरीके से लाइनें खींचते हैं, तो इसमें टोटल 5 वर्ग बनेंगे, टोटल 5 बनेंगे, ठीक है। तो एक तो ये सबसे बड़े वाला है, सबसे बड़ा है, इसमें देखिएगा ये लाइन है, ये लाइन है, तो 1 2 3 4 एक बाहर वाला, तो 5 तो सबसे बाहर वाले में बन गए, 5 तो सबसे बाहर वाले में बन गए। अब इसी प्रकार से 5 इसमें बन जाएंगे, ठीक है, 5 इसमें बन गए, तो 5 इसमें बन गए। अब 5 इसमें देखिएगा, ये रहा 5 इसमें बन चुके, कितने हो गए 5 10 15, इनको मैं मिटा रहा हूं। और एक आप देखो कि बीच में कॉमन बन रहा है ये, ठीक है,
तो टोटल इसके अंदर जो स्क्वायर बनेंगे वो हो जाएंगे 16। एक तो बाहर वाले में 5 हो गए, एक ये जो शेप है इसमें 5 हो गए, एक इस शेप के अंदर 5 हो गए, और एक जो बीच में कॉमन शेप थी उसके अंदर 5 एक हो गया ये कॉमन वाला, क्योंकि ये तो अपने काउंट कर ही लिए थे, ओनली एक बड़े वाला काउंट करेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर टोटल स्क्वायर बनेंगे वो हो जाएंगे 16 बनेंगे यहाँ पे। 11 आंसर हो गया अपना डी 16। कैलकुलेशन करनी है अपने को क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर। इसमें देखिएगा 30/9 है, तो 30/9 इसका मतलब क्या हो जाएगा, √30/3। √30 को कैसे लिख दें मैं, √3 इंटू √10 और में 3, √3 की वैल्यू होती है 1.7 इंटू √10 की वैल्यू दे रखी है 3.16 अपॉन में 3। इनको गुणा करके अपने को आंसर निकालना है, ठीक है। या कोई दूसरा तरीका देखें, 30 अपॉन में 9, तो अपने पास क्या आएगा, √3 इंटू 10 अपॉन में 3, तो अपने पास √10 की वैल्यू 3.16 अपॉन में 3, इसकी जगह 100, इसमें 3 का भाग जाएगा क्या पूरा पूरा, यानी अपने को काटापीटी करनी पड़ेगी और कोई इलाज ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, √3 इंटू √10 अपॉन में 3, तो 3 की जगह 1.7 लेना है अपने को, इंटू √10 की जगह आप 3.2 ले लीजिएगा, 1.6 को मैंने 3.2 कर दिया अपॉन में 3। अब इनको गुणा करके और अपने को काटना है, कटते हैं तो काट लेते हैं, नहीं कटते तो छोड़ देते हैं। क्या आंसर बनेगा इसमें, इसका आंसर आया आंसर, अच्छा इसमें अपन माता पच्ची जुटी कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में ही, ठीक है। रेलवे की तरफ से सभी को इसका बोनस पॉइंट मिलेगा। आंसर गलत था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं। इसको आपको करना है मेन वर्क डे वाले क्वेश्चन से करना है। मेन वर्क डे वाले को अपन किस तरीके से करते हैं, ये मेन, ये वर्क, ये डे इंटू आवर, इस फॉर्मेट्स में अपने को करना है। तो 42 घोड़े, ये मैं लिख लेता हूँ मेन वर्क डे इंटू आवर, ठीक है। मेन की जगह मैं रख लेता हूँ 42 घोड़े। कार्य कितना हुआ, कार्य इसको ले लेते हैं अपन 270 की ग्राम। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कार्य दिया हुआ हो या आपको किसी इनकम दे रही हो, यानी रुपए बांटने हो, या आपको इस तरीके से कुछ चीजें दे रखी है जिनको अपने को खर्च करना है, ठीक है, वो आपको बीच में रखनी है वर्क वाले की जगह। और डे की जगह आपको रख देना 27 दिन। आवर की बात नहीं हो रही तो आवर को मैं हटा देता हूँ। आगे कह रहा है कि 21 घोड़े 300 किलोग्राम मकई कितने दिन, तो मैंने अक्स मान लिया। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले मेन वर्क डे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा इस तरीके से, तो 42 इंटू 300 इंटू अक्स बराबर 21 इंटू 270, 21 इंटू 270 इंटू अक्स कट जाएगा। देखो 21 का इसमें भाग गया, 21 दो ना 42, ये 27 था, 42 इंटू 300 इंटू 27, अक्स की जगह ये 27 आएगा, और ये 27 इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 60 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को इस तरीके से लेके चलेगा। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको जो समझ में आए उस तरीके से कर सकते हो, और बाद में इस तरीके से सिंपल सा गुणा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 60 अपना आंसर आएगा यहाँ पे। इसमें से डिफरेंट को कलेक्ट करना है, अपना लॉजिक लगाएगा 5 सेकंड के अंदर अंदर, 5 सेकंड में 2 सेकंड का आंसर है ये। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, 12 × 40, 15 × 46, 9 × 28, 8 × 25, इनमें से अपने को डिफरेंट बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 को 3 से गुणा किया, 8 × 3 = 24, रेक 25, 15 × 3 = 45, रेक 46, 9 × 3 = 27, रेक 28, ये आना चाहिए। 12 × 3 = 36, रेक 37 आना चाहिए, तो ये अपना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या जम्मू कश्मीर। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका डी के साथ में जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्स, वाई और जेड की आयु का योग है 27 है। अक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है और वाई की आयु जेड से दुगनी है, तो वाई की आयु बतानी है अपने को। वाई की आयु आपसे पूछी गई, तो देखिए अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 27। अक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है, तो ये समीकरण बन चुका अक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये कह रहा है कि वाई जेड से दुगुना है, वाई इक्वल टू ट्वाइस जेड। अब मेरे को वाई की निकालनी है, तो इसमें से मेरे को अक्स और जेड को हटा देना है। मैं वाई को वाई की रख लेता हूँ, अक्स और जेड हटा देता हूँ। तो यहाँ से अक्स की जगह मैं क्या रखूँ, अक्स बराबर यहाँ से लिख लूँ वाई प्लस 2। इस समीकरण से मैंने रख लिया वाई प्लस 2, तो अक्स की जगह वाई प्लस 2।
प्लस वाई की जगह वाई, क्योंकि वाई की निकालनी तो वाई रख लेता हूँ, जेड को भी हटाऊँ मैं, तो यहाँ से जेड हो जाएगा वाई बटे 2, हो गया वाई बटे 2 बराबर 27। अब 2 एलसीएम है तो 2 को सबसे गुणा कर दूँ, 2 को इससे कर दिया मैंने, 2y प्लस 4 प्लस 2y प्लस वाई बराबर 57। 2 को सबसे गुणा कर दिया, 2 2 4 1 5, 5y इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 54 माइनस 4 50, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। 10 अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू क्रम से 1400 और 1800 निवेश के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। पी और क्यू ये 1400 रुपये लगा रहे हैं, ये 1800 रुपये लगा रहे हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। इनको जितना भी प्रॉफिट होता है वो आधे को तो साइड में रख देते हैं और आधे का बंटवारा करते हैं और आधे हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है तो कुल लाभ बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उनका रेशियो निकाल के देखते हैं। 2 0 कैंसिल, इसमें 2 का भाग्य 7 बार, 2 का भाग्य 9 बार, यानी यदि उनके यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, समझिएगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है और इधर डिफरेंस आ रहा है 47 का। लेकिन ये 47 का डिफरेंस कब आ रहा है, जब उन्होंने आधे हिस्से को साइड में रख दिया। जब उन्होंने आधे हिस्से को साइड में रख दिया तो यहाँ पे डिफरेंस 2 था, तो अपन यहाँ पे भी आधे हिस्से को साइड में रख देते हैं, तो 2 का आधा 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा 47, 1 का अंतर 47 के बराबर। अपने से पूछा गया कुल लाभ बताइएगा, तो कुल लाभ कितना हो रहा है इनका, 9 7 16, तो इसको 16 से गुणा कर दिया, 16 × 47। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट ये लगाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये कह रहा है कि आधे हिस्से को साइड में रख दिया और आपका डिफरेंस का रेशियो आ रहा है 9:7, तो इसमें भी आप 2 आ रहा है, या तो आप इसको डबल कीजिएगा, 47 × 2 94 कीजिएगा, फिर से आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी 47। ठीक है, और कुल पूछ रहा है तो 9 7 16 कुल है, तो 16 को गुणा कर दिएगा 47। इस तरीके से आपके पास में पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया और आपको बस ये लॉजिक यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये देखिएगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब मैथ वाले। ये कह रहे हैं बस से 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस टर्मिनल से निकलती है। ये अपना बस टर्मिनल है, यहाँ से बसें निकल रही है और प्रत्येक 10 मिनट के गैप से निकल रही है और 20 kmph की स्पीड से निकल रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, विपरीत दिशा से इधर बसें जा रही है तो विपरीत दिशा हो गई ये, विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर, यानी इस टर्मिनल की ओर एक आदमी 8 मिनट के अंतरालों पर बस को पार करता है। यहाँ से कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, वो इन बसों को 8 मिनट पे क्रॉस कर रहा है। बसें निकल रही है 10 मिनट के गैप से और ये क्रॉस कर रहा है इनको 8 मिनट के गैप से। उसकी चाल बताइएगा। तो व्यक्ति की चाल में मान लेता हूँ अक्स, व्यक्ति की चाल मैंने मान ली अक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यदि 20 kmph की स्पीड से 10 मिनट में तय दूरी और इधर अक्स है, अक्स व्यक्ति की चाल होगी और बस की चाल होगी 20, तो 20 प्लस अक्स की चाल से चली गई दूरी बराबर होगी, यानी इधर 10 मिनट में 20 kmph की स्पीड से तय की गई दूरी, ये दूरी होगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल होगी 20, समय हो गया 10। ये दूरी किसके बराबर होगी, इस 8 मिनट में तय दूरी और चाल कितनी 20 प्लस अक्स, क्योंकि इस टाइम पे वो मिलती है। क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट को समझिएगा, इनका मिलने का समय है, तो वो तय दूरी भी बराबर होगी। अगर ये 10 मिनट में यहाँ से निकल रही है और इसको मिल रही है इतने में 8 मिनट बाद, तो ये जो 10 मिनट में 20 की स्पीड से दूरी तय करेगी वो ये 8 मिनट में 20 प्लस अक्स की स्पीड से तय दूरी के बराबर होगा। तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन करना है, 20 × 10 यानी 200, या मैं काट दूं पहले तो, या 8 का भाग सीधा चला जाएगा 25 बार, 25 बराबर 20 प्लस अक्स, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 kmph। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। लॉजिक समझ में आया आपके, इस तरीका का क्वेश्चन आना है। तो यहाँ से बस निकल रही है, बस की स्पीड 20 है, बस समय ले रही है 10-10 मिनट के गैप से। इधर से कोई अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे आदमी आ गया, आदमी उतनी दूरी तो तय कर नहीं सकता 8 मिनट में, क्योंकि आदमी की स्पीड कम है, तो उसकी इक्विवेलेंट स्पीड कितनी हो जाएगी 20 प्लस अक्स, 20 बस की और अक्स उसकी, वो तय दूरी हो जाएगी और 8 मिनट में इस पॉइंट पे मिल रहे, तो इस पॉइंट पे इसने जितनी दूरी तय की और इसने इतनी दूरी तय की, और दोनों को अपन इक्वल रखेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें थे, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
राष्ट्रीय आय का पूछा गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डी। नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डी अपना आंसर हो जाएगा। जीडीपी को अपन इनकम से नहीं मेजर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद की बात हो रही है तो मेरे को डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये सूर्य है, ठीक है, इधर सूर्य होगा तो पूर्व लूंगा मैं, यानी यहाँ पे सूर्य है। सूर्योदय के बाद कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा है। पोल की छाया पड़ती है, पोल की छाया पड़ती है, थोड़ा सा, पोल की छाया उसके ठीक दाहिनी तरफ पड़ती है, ठीक है, पोल की छाया उसके दाहिनी तरफ पड़ती है। तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके किया हुआ है, खड़ा हुआ है। अब पोल की दिशा उसके दाहिनी ओर है, यानी ये ध्यान दीजिएगा, ये सूरज है, तो इधर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसकी छाया इधर पड़ेगी। तो यहाँ पे पोल है सपोज, तो इस पोल की छाया किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, क्योंकि इधर सूर्य आ गया, इधर सन है, ये पोल है, तो पोल की छाया पड़ेगी इधर। अगर पोल की छाया इधर पड़ी तो ये पड़नी चाहिए उस व्यक्ति के दाहिनी तरफ, यानी व्यक्ति, ये पोल है तो ये व्यक्ति इधर हो गया आमने सामने, और व्यक्ति का मुंह इधर हो गया तो इसके दाहिनी तरफ ये छाया हो गई इसकी, समझिए, ये छाया किसकी तरफ हो गई, इस आदमी के दाहिनी तरफ। तो व्यक्ति का मुंह किधर हुआ, व्यक्ति का मुंह हुआ दाहिने, ये दक्षिण की तरफ, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण, साउथ। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें से बताना है क्या पैटर्न बनेगा। तो ये तो आप इजीली कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन लाइन्स को मैच कर देते हैं अपन, और ये इसको मैच कर दिया अपन ने, और ये अपन ने बना दिया, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ पे आकृति बन रही है, शायद ये अपना आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% छूट देता है, हर 4 महीने में देता है, हर 4 महीने में 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतने रुपए में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ये अपने सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो इसमें क्या लेंगे अपन, इसमें प्रारंभिक मूल्य मान सकते हो आप, अक्स प्रारंभिक मूल्य मान लिया आपने, और ये कह रहा है कि हर 4 महीने में 10% की छूट देता है। तो 12 महीने के अंदर जनवरी से दिसंबर तक आपने से पूछा गया, जनवरी से दिसंबर, तो 12 महीने में उसको 3 बार छूट मिलेगी। तो अपन कह देंगे अक्स इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इक्वल टू इतने रुपए में वो खरीद रहे हैं, तो 25, 515। इसको सोल्व करेंगे, 3 जीरो कैंसिल कर देते अपन। तो इसको अपन, इसका 9×81 इंटू 9, इसका इसके अंदर भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा, भाग दे के देख सकते हो, 2, 5, 5, 1, 5। यानी कुल मिला के आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करते ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को स्किप मार देता हूँ ताकि अपना टाइम सेव होता रहे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल चुका होगा कंसेप्ट, अक्स इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इक्वल टू आपको रख देना है ये 25, 5, 1, 5, ठीक है। कैलकुलेशन को स्किप मारूंगा ताकि अपने कम से कम समय के अंदर अपने पूरे क्वेश्चन को कवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसकी चाल क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है आपको। इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा इसका। इसमें देखिएगा अपने को चाल निकालनी है, तो चाल का अपन फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगी 120 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म को पार कर दिए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी अपना शामिल करेंगे, अपन में अपन भाग दे देंगे समय का, तो ये अपना हो जाएगा 220/10, यानी हो गया 22 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 22 मीटर प्रति सेकेंड आ चुका है। लेकिन अब इसमें अपन क्या करेंगे, अपने को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर आंसर है, तो 22 है, इसको अपन भाग गुणा करेंगे 18/5 से, तो इसको अपने सोल्व करेंगे। ये पॉइंट्स के अंदर आने वाला है संख्या, पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट्स में अपना आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें ओनली ये ध्यान में रखना, यदि आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, मीटर प्रति सेकंड से kmph में जाना है, तो आप 18/5 से गुणा कीजिएगा। और इसके विपरीत यदि आपको kmph से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से गुणा करना है। किलोमीटर में जा रहे हैं यानी बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो ऊपर बढ़ा रखिएगा, छोटी संख्या मीटर में जा रहे हैं तो ऊपर से छोटी संख्या रख दीजिएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 कहते हैं, ये है सिंपल सा। इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू आने वाली क्या है। 2a एक न्यून कोण है, तो एक की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर। आंसर देते रहिएगा, साथ साथ में सोल्व कीजिएगा। थोड़ा बहुत 10 कोशिश तो कीजिएगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। इससे आपको एक बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ताकि आप एग्जाम्स के अंदर पेपर्स को अच्छे से सोल्व कर सको। 10 2a इक्वल टू ये दे रखी, तो 2a एक न्यून कोण है, तो एक का मान क्या होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, या तो आप इसको कोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको 10 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा भी आपको उचित लगे उस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब जैसे 10 2a है, इसको मैं 10 2a को मैं लिख दूँ 10 2a, इसको मैं लिख दूँ 10, इसको लिख दूँ कोट 90 माइनस 2a। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 2a इसको कोट 90 माइनस थीटा लिख दूँ, या ये है कोट a माइनस 18, इसको मैं लिख दूँ 10 90 माइनस a माइनस 18। किसी तरीके से लिख सकता हूँ। इसको लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, 10 2a को लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ये हो गया कोट 90 माइनस 2a। अब दोनों इक्वल है तो मैं दोनों को इक्वल करके देता हूँ। कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है। अब अपन वैल्यू निकालेंगे। देखो ये 2a उधर जाएगा तो 3a हो जाएगा, और ये 18 इधर आ जाएगा तो 108 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 36। तो इस तरीके से अपने पास a अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर देना आपको। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, ये किससे संबंधित है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है, ये किससे संबंधित है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने हड्डियों का, अंगों का, आंखों का या त्वचा का। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये अपने हमेशा रिलेट करता है आई से। आई का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या करते हैं, जो चश्मे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये डायरेक्ट किससे संबंधित हो गए, आंखों से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। आंसर क्या बनेगा, साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा आप भी। ये कह रहे कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा। ब्याज दर अपने को बतानी है, तो अपन SI वाला फॉर्मूला लगाइए, PRT/100। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को टाइम दे रखा है 2 वर्ष और इतना इतना दे रखा है, तो दर बतानी है। दर किस तरीके से मैं निकालूंगा, तो या तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। एक मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ SI वाला। अब मेरे को पता नहीं कि SI ये दे रखा है यहाँ पे 300, तो 300 बराबर P इंटू आर इंटू टी की जगह 2/100। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 का भाग इसमें चला गया 150, एंड 150 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गए ये। देन P इंटू आर की वैल्यू आ चुकी मेरे पास ये। अब एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं CI माइनस SI इक्वल टू PR/100 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ही इनका अंतर आ गया। 2 वर्ष के लिए इनका अंतर कितना बन रहा है, 309 और 300 का अंतर 9 इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं P की वैल्यू ले लूंगा। P यहाँ से क्या बनेगा, 15,000 बटे R। ये हो गया 9 बराबर P की जगह रख दिया मैंने 15,000 बटे R, और ये आपके पास में हो गया R² बटे 100। ठीक है, अब काट देता हूँ, 3 0 यहाँ से कैंसिल हो चुकी, एक R कैंसिल हो गया, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया 90 बन जाएगा, और 90 में ये 15 का भाग चला जाएगा 6, तो R की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6%। ठीक है, सॉल्व करते रहिएगा साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। ये देखिएगा, समझ में तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं कि आपके पास 2 लंबवर्ती शंकु हैं, यानी आपके पास एक कोण है, इनकी आपको लंबाई दे रखी है, या आप मान सकते हो इनकी ऊंचाई दे रखी है, और जिनके आधार की त्रिज्या ये है। इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोले का व्यास बताना है आपको। अब यहाँ पे आपके पास में शंकु आया, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और गोला दे दिया। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु को पिघलाया जाता है, किसी भी वस्तु को पिघलाया जाता है, तो हमेशा अपन क्या लेते हैं, पिघलाने में हमेशा आयतन लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आयतन कितना हो जाएगा, इस पहले शंकु का 1/3 πr²। R² कितना है 8.4 का होल स्क्वायर इंटू h कितना है इसका 16.4। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1/3 πr²। R² सेम है 8.4 का होल स्क्वायर इंटू h कितने 17.2।
इन दोनों को मेरे को सम करना है। दोनों का आयतन है, किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का सम करने के बाद में जो आयतन बनेगा वो हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन है ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी इसमें हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 8.4 का होल स्क्वायर इंटू 16.4 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह वही 8.4 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 17.2 इक्वल टू बेलन का आयतन या गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर अपने को दे रखा है क्या, आर निकालना है अपने को, आर क्यूब में ऐसा ऐसा कर लिया। इसमें 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई सब जगह कैंसिल हो चुका। तो यहाँ पे मैं 8.4 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बन चुका 8.4 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बन चुका 16.4 और यहाँ पे बच गया 17.2, ठीक है। और इधर बच गया मेरे पास 4 इंटू आर क्यूब, 4 इंटू आर क्यूब। अब ध्यान देते हैं, इसको मैं जोड़ता हूँ, 4 2 6 पॉइंट 7 6 13 असल 1 1 1 2 1 3, ये आ गया मेरे पास 33.6। इसमें मैं 4 का भाग दूँ तो 8 चौक 32 8.4, ठीक है, यानी ये आ गया 8.4 और 8.4 पहले से मेरे पास इसका स्क्वायर, तो इसके ऊपर मैं 3 लगा दूँ तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 8.4, आर की वैल्यू 8.4 आ गई तो 2r की वैल्यू, क्योंकि अपने से व्यास पूछा गया तो ये हो जाएगा 16.8। ये अपना आंसर हो जाएगा बी 16.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है, इनकी आयु का योग 55 है, तो ए की आयु ज्ञात करो। यहाँ पे अपने क्या आंसर बनने वाला है, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसको मान लेते 5x, इसको मान लेते 6x, तो 6 5 11x, आयु का योग हो गया 55, तो 11x इक्वल टू 55, x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 5। ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु 5, तो 5 इंटू 5 यानी 25, सिंपल से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। ये देखिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखे हैं। कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजा समान है, एक भुजा अलग है, यानी दो भुजा समान है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। परिमाप है, परिमाप कितना दे रखा है आपको, परिमाप पेरीमीटर आपको दे रखा है 32। और अपन एस जानते हैं, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, एबीसी क्या त्रिभुज की भुजाएं, तो एस हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2। ये चीज समझ में आ गई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो हमेशा होता है आर इंटू एस, ठीक है। यहीं से अपने क्या पूछा गया, अच्छा इसका आधार समान भुजाओं का इतना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, अपन देखते हैं। ये मैंने त्रिभुज माना, इसमें अक्ष और अक्ष ये वाई मान लिया, ठीक है। अब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर अक्ष प्लस अक्ष 2x प्लस वाई इक्वल टू बन रहा है मेरे पास परिमाप 32, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 32 माइनस 2x, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसका जो आधार है समान भुजाओं का 6/5 गुना है। इससे देखिएगा, आधार की बात करें तो y समान भुजा यानी अक्ष का 6/5, y की वैल्यू ये आ चुकी है आपके सामने 6x/5। यहाँ पर रख दीजिएगा 2x प्लस वाई की जगह 6x/5 इक्वल टू 32, 5 से गुणा किया 10x प्लस 6x इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 15 16, तो 16x इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 16, यानी ये भुजा होगी आपके पास 16, ये भुजा होगी 16 16 16, गलती कैसे हो रही है, परिमाप 32 आ रहे हैं, फिर से मिस्टेक कैसे हो रही है इसमें। 2x प्लस वाई इक्वल टू 32 और ये कह रहा है कि इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। आधार हो गया समान भुजाओं का 6/5 गुना है, y इक्वल टू 6x/5 मैंने यहाँ पे रखा, 2x इक्वल टू ये हो गया 5 दूनी 10, 6x 5 दूनी 10, 5 15 16, 10 6 16, x बराबर कितना आ गया, अच्छा 10 आएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी, 16 का भाग 160 में भाग 10 बार जाएगा, तो ये भुजा आएगी 10, ये आएगी 10, 10 और 10 20, बाकी y कितनी हो जाएगी 32 में से 20 के 12। अब ध्यान दीजिए, ये मेरे पास त्रिभुज बन चुका, इसमें ये 10 और ये 12, यहाँ से मैंने इस पर लंब डाला तो ये भुजा होगी 6, ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू ये, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 6 का 36, 100 माइनस 36 यानी 64, 64 का ये 8 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 आधार होना चाहिए, आधार हो गया 12, ऊंचाई होगी अपने पास 8, तो इसमें 6 8 से 48 अपने पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से अपने को इसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। 5 दोस्त है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 दोस्त मान लेते हैं अपन, अरुण, बाला, चिन्नू, दिनेश, इलंगो। उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं, सबका मुंह उत्तर की तरफ है और एक बेंच के ऊपर बैठे हैं, तो मैंने 5 को बैठा दिया, ठीक है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं।
अरुण बाला के बगल में बैठा है, तो मेरे पास एक लाइन आ चुकी, अरुण बाला के बगल में, ये अपन कह सकते हैं बाला अरुण के बगल में, एक ही बात है, अरुण बाला के बगल में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, तो इसी प्रकार दिनेश चीनू के बगल में, ये अपन कहे तो दिनेश है चीनू के, या चीनू दिनेश के बगल में। दिनेश इलंगो के साथ में नहीं है, दिनेश और इलंगो एक दूसरे के साथ में नहीं है, तो मैंने इसको काट दिया। इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, इलंगो यहाँ पे बैठा है, बाएं सिरे पे बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पे है, दाएं से दूसरे स्थान पे चीनू बैठा है, ये चीनू हो गया। तो अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, अब ध्यान दीजिएगा, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, तो अरुण बाला के दाईं ओर, ये नहीं, ये लाइन सही होगी अपने पास, अरुण ये हो गया, यहाँ पे अरुण हो गया, यहाँ पे बाला हो गया, और चीनू के बगल में हो गया डी। तो इस तरीके से अपन इसका अरेंजमेंट करेंगे। तो अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, तो दिनेश कहाँ पे बैठा है, दिनेश बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर, बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, डी अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। निम्न में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डी कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने एक्स, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। तो इसमें देखो कि 3 हड्डियां कान के अंदर पाई जाती है, एनविल, हैमर और स्ट्रिप, और बाकी एक्स है वो हड्डी पाई जाने वाली नहीं है मानव शरीर के अंदर। तो यहाँ पे तीनों अपना आंसर हो जाएगा, यानी बी सी डी। नाम ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है कान के अंदर, ईयर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि रोहित एक बिंदु पी से पूर्व की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये पॉइंट पी है, 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, ये 5 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब ये नीचे की तरफ मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे इसने 2 किलोमीटर चला। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ये लिया, यहाँ से 5 किलोमीटर चला, फिर ये 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर से ये दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चला, फिर से ये दाईं ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, बिंदु क्यों पर पहुंचता है। ये पॉइंट हो गया क्यों, ये पॉइंट था पी। तो ये बिंदु पी और क्यों के बीच की दूरी बतानी है, पी और क्यों के बीच की दूरी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये 5 थी, ये 3 कवर हो गई, 3 इतनी हो गई, ये 2 बच गई, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है। विच कंस्टेलेशन हैज अदर नेम्स एज द बिग डिपर, ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि। क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला है सी के साथ में, उर्सा मेजर या सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार के स्थान पर क्या आने वाला है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आने वाला है। आई थिंक इसको आप इजीली कर लोगे, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, पहले इन संख्या को जोड़ लीजिएगा, 1 + 1, इसको इधर ले लीजिएगा, ये इधर हो जाएगा, 1 + 1/4 + 1 से 1/6 -1 से 1/8 -1 से 1/12 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, एक वाली संख्या को अलग से ले सकते हो आप, 1, इसका 1 ले लीजिएगा, इसका फिर से -1 और इसका -1। ठीक है, यानी ये हो गया। अब आपके पास में प्लस कर दीजिए, इसका अलग से सोल्व कर लीजिएगा, 1/4 + 1/6 -1/8 -1/12, यानी ये तो आपका 0 हो गया। तो ओनली आपको इसका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4, 6, 8, 12 का एलसीएम ले सकते हो, बारतियाँ 24 में भाग जा रहा है सभी का, 24 हो जाएगा। 24 में 4 का गया 6 बार, 6 का गया 4 बार, -8 का गया 3 बार और 12 का गया 2 बार। तो 6, 4, 10, 10 में से 5 के 5, 5/24 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देख सकते हो, सी अपना आंसर हो जाएगा 5/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को बताना कि आगे आने वाला अपना आंसर क्या होगा। इसमें आपको दे रखा है, ये देखिएगा Z, TX, NU, HP। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। Z है, Z कितने में आता है, Z आता है 26 पे। ठीक है, Z आ गया 26 पे, पहला डिजिट देखिए, T आ गया 20 पे, N आ गया 14 पे, H आ गया GH 8 पे। तो ये ध्यान दीजिए कितने का गैप होगा, 6 का, ये 6 का गैप, ये 6 का गैप, तो आगे आने वाली टर्म 6 का गैप, यानी 8 में से 6 गए 2, 2 पे क्या आता है B, तो ये अपना आंसर हो जाएगा B। पहला टर्म्स देके अपने सब डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि यदि प्लस का मतलब भाग है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है ये, और माइनस का मतलब प्लस है, और यहाँ पे फिर से भाग आ गया, भाग का मतलब गुणा है और गुणा का मतलब माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें आपको सबके साइन चेंज कर देने और साइन चेंज करके आपको कैलकुलेशन निकालनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे। फिर भी देखते हैं, आपको इसके अंदर वर्ड मास रूल ध्यान में रखना है। वर्ड मास में पहले आपको भाग करना है, तो सबसे पहले मैं संख्या लिख लूँ 32, प्लस को क्या बदला है इसने, प्लस का मतलब भाग, तो 32 भाग 4, माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब प्लस, +8, गुणा का मतलब माइनस, -4, और यहाँ पे क्या है भाग है, और भाग का मतलब क्या है गुणा 3। अब सबसे पहले भाग को सोल्व कीजिए, ये हो गया भाग सोल्व किया मैंने 8 + 8 -
फिर आपको करना है गुणा, ये हो गया 12, तो 8 8 16 16 माइनस 12 यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, अंतर त्रिज्या दे रखी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यदि अंतर त्रिज्या दे दिया आपको और परिमाप दे दिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है आर इंटू एस। एस क्या हो जाएगा? एस हो जाता है अपना ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी के पेरीमीटर, तो एस क्या हो जाएगा अपने पास 28 बटे 2, यानी एस हो गया अपने पास 14। तो एरिया हो जाएगा आर इंटू एस, आर हो गया आपके पास में 3.5 और एस आ गया अपने पास 14। इसको सोल्व करते हैं, 14.70 असल 7, 14 3 42 7 49, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। इसमें से बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ओनली सिंपल सा जोड़ किया गया है। 19 और 22 को ऐड करोगे तो 41 आ रहा है, 11 और 32 को ऐड करोगे तो 43 आ रहा है। तो इसी प्रकार 42 और 12 को ऐड कर लीजिएगा, 2 2 4 4 1 5, यानी 54 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इनमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आई थिंक आप इसको इजीली कर लोगे, इसके मार दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? कुत्ते के, सुअर के, घोड़े के या कछुए के? किसके दांत नहीं होते? तो आपका आंसर हो जाएगा डी के साथ में टर्टल्स, कछुए के कोई दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है अपने को। यहाँ पे आने वाली टर्म्स क्या होगी? 2 7 16 गैप करके देखते हैं, ये 5 हो गया और ये हो गया 9 का गैप हो गया। यहाँ पे देखिएगा 12 में 7 गए 5 और 8 में से 6 गए, तो यहाँ पे गैप करते हैं, 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गए 1 और 6 में से 4 गए 2, यानी कुल मिला के 4 4 का गैप बन रहा है। देखिएगा यहाँ 5 4 9, ये 21 4 25, तो ये आ जाएगा 9 4 13, 13 का गैप यानी 16 13 29, ये अपना आंसर होगा, यानी 4 4 का गैप चल रहा है इस सीरीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें से डिफरेंट को अपने को कलेक्ट करना है कि क्या डिफरेंट बनने वाला है। 49 24 15 80, तो इसमें आप देखोगे एक स्क्वायर बन रहा है, बाकी सब अलग है। तो ये 49 देखोगे 7 का स्क्वायर है, बाकी कहीं पे भी कोई स्क्वायर नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। गैस और द्रवों को सामान्यतः नाम क्या है? गैस और द्रव का सामान्य नाम यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डी के साथ में फ्लूइड या द्रव, अपन इसको बोलेंगे। गैस और द्रव का जो सामान्य नाम है द्रव है। निम्न में से निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? किसके अंदर प्रक्रिया होगी? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, किसको अपन छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ देते हैं? विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन नंबर 74, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति कैसी है? ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है जो अपने कपड़े होते हैं उन पर से क्या होता है, जैसे दाग धब्बे वो हटा देते हैं, और CaOCl2 इसका फॉर्मूला बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। तो ये क्या है? ये एक अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी अपना आंसर बनेगा। इसमें अपने को के की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आपको दे रखा है 27 की पावर 20 भाग 27 की पावर 10, 27 की पावर 20 है अपॉन में 27 की पावर 10 है इक्वल टू 3 की पावर के। ये हो जाएगा आपके पास 27 की पावर 10 इक्वल टू 3 की पावर के। इसको भी 3 की पावर में बदलो, 27 होता है 3 का स्क्वायर, ये 10 हो गया इक्वल टू 3 की पावर के। ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 3 की पावर 20 इक्वल टू हो जाएगा के, 3 की पावर के, 3 3 सेम हो गया के, यानी 20 अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, मिस्टेक हो गई क्या कहीं? 30 आ रहा है, 30 कैसे होगा? 27 भाग ये हो जाना चाहिए अपने पास 27 की पावर 10 बच जाएगा 3 की पावर के। अच्छा सही है, गुणा होना चाहिए 3 की, ओके ओके ओके, 3 की पावर 3 बनेगा नॉट स्क्वायर इंटू 10, तो ये हो गया 10 3 30, 3 की पावर 30, ठीक है, के इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, 27 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार आएगा, 3 की पावर 3 करना है, और आपके पास जो 10 बच गया वो तो 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि इसमें से अपने को बताना है कि क्या आने वाला है।
लुप्त संख्या अपने को ज्ञात करनी है। 110 है, 99, 86 है, 54, 35। तो यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला, तो अपन गैप करके देख लेते हैं। 110 में से 99 का मैं अंतर करूँ तो क्या बनेगा, इनका जो गैप आने वाला है वो आएगा 110 यानी 11। यहाँ पे गैप कितने का बन रहा है, 9 में से 6 के 3 और 9 में से 8 के 1, 13 यानी 2 का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे गैप आने वाला 15 का होना चाहिए। तो 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 71 अपना आंसर हो जाएगा। तो जो गैप आ रहा है वो गैप आएगा 11, 13, 15, 17, 19, इस तरीके से गैप बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही सिंपल है। इसमें से अपने को बताना कि इसका क्या होगा। अगर अपन देखें 2401, तो 2401 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 1 है, 1 का 1 हो जाएगा और 9 का कोड लिख लिया मैंने। और यहाँ पे 4 चौक 16, 5 25, 25 ज़्यादा हो गया, 4 चौक 16। अब 4 है, इसको बड़ी संख्या से गुणा करूंगा, 500 का 20, 20 है, ये संख्या बड़ी होगी तो बड़े वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा 49 आ जाएगा। इसमें 176 जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 225। 225 का वर्गमूल लोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 15। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे, दिए गए ऑप्शन में से अशोक, कनिष्क, बिंबिसार या कृष्णदेवराय। तो अपना आंसर हो जाएगा एक के साथ में अशोक है, वो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन इन दोनों के पिता थे अशोक। ये देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें से कह रखा है कि इन सब का मतलब ये है, तो अपने को इसका मतलब बताना है टोमेटो इज टेस्टी। तो टोमेटो देखिएगा, ये रहा टोमेटो, इज ये रहा, और टेस्टी कहाँ पे, टेस्टी ये रहा। तो सबसे पहले टोमेटो देखिएगा, टोमेटो कहीं पे कॉमन आ रहा है। जैसे इस लाइन में टोमेटो है तो टोमेटो कहीं पे भी है क्या, टोमेटो कहीं नहीं है। यानी इसमें देखिएगा, इसमें जो संख्या वो कहीं पे भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोमेटो ही कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो भी इसका कोड है कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा पिक, PIC, पिक 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 कहीं पे कॉमन नहीं है, तो टोमेटो का कोड हो गया PIC। इज देखिएगा, इज कहाँ पे कॉमन आ रहा है, यानी इज इसमें है और इज इसमें है, यानी इसमें और इसमें, यानी इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है, वही इज का कोड हो जाएगा। तो आप देखोगे इसमें HOR हो गया, HOR यहाँ पे, HOR यहाँ पे, तो इज का कोड बन चुका आपके सामने HOR। और ग्रीन बचा, तो ग्रीन यहाँ पे और ग्रीन कहाँ पे है, ग्रीन ये रहा, यानी इसमें इसमें। अब देखिएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें आप देखोगे NAC कॉमन है, तो ग्रीन का होगा NAC। ये आपका आंसर हो जाएगा पिक और NAC। तो पिक और NAC ये आपका आंसर हो जाएगा B। पिक और NAC, कहीं मिस्टेक कर दी क्या, ठीक है, इसको दोबारा से देखना, इसी तरीके से अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम चिमूर ग्राम रीवा के उत्तर में स्थित है। ये कह रहा है कि चिमूर है, एक चिमूर नाम का विलेज है, और ये है रेवा के 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये कोई रेवा है, इसके 20 किलोमीटर उत्तर में चिनोर नामक कोई गांव है। ये विलेज रहता है वो 18 किलोमीटर ईस्ट है, रेहटा 18 किलोमीटर पूर्व में है रेवा से। ये रेवा है, इससे 18 किलोमीटर पूर्व में कौन सा है, रेहटा। तो मैंने RAS लिख दिया इसको। राहटा है वो 18 किलोमीटर पूर्व के अंदर है। विलेज एंजिन है वो 12 किलोमीटर पश्चिम में चिनूर से है। ये चिनूर है, इससे 12 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा एंजिन विलेज है। आगे कह रहे हैं, यदि संजय ग्राम रेहटा से चलना शुरू करें, ये रेहटा यहाँ से चलना शुरू करे, तो उसको शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो ये है, ये पॉइंट किस दिशा में स्थित है ये अपने को बताना है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये किस डायरेक्शन में है, यानी ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका अपघटन है, किसका अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग जयकरण साहू, विक्रम गढ़िया, वरुण कुमार। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, इसमें आपको बताना है, बताइएगा, देखिए अपना लॉजिक लगाएगा, इसमें क्या आंसर बनेगा। 6 36 है, 8 क्या आने वाला है, ऑप्शन आपके सामने 46 49 47 48 क्या बनने वाला है, ठीक। जिस तरीके से इसमें इसको 6 से गुणा किया है, इसी प्रकार इसको आप 6 से गुणा कर दीजिएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 8 को 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। ये क्या आने वाला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पॉइंट के नीचे 100 आ जाएगा और इस पॉइंट की वजह से नीचे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो 4 को 1 2 3 से गुणा कर देना, यानी 4 3 12 असल 1, 4 2 8 1 9 और 4 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसको और घटाऊंगा मैं, तो ये अपना आंसर क्या बनने वाला है, 10 की पावर -6। अगर 492 इंटू 10 की पावर -6, कैसे नहीं आ रहा आंसर,
हाँ ये हो गया ना 10 की पावर -4, ये कैसे हुआ अभी हमने देखा 492 अपन में 10 की पावर 6, तो यानी 10 की पावर 2 अपने इसको बस पॉइंट का अरेंजमेंट अपने को कैसे करना वही हो जाएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे रख दीजिएगा, एक ही बात है। और ये 10 की पावर -4 आपका ऊपर चला गया 4.92 इंटू 10 की पावर -4। शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने भाग्यश्री थिप्से, आर खादिलकर, एस विजय लक्ष्मी, शैलीधर। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव होते उसमें लिंक शेयर कर दिया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। और डेली बेसिस के ऊपर 9 बजे अपन इस सेशन को शुरू करते हैं जो अपन पेपर से, इससे अपने को एक मॉडल पेपर के रूप में देखने को मिल जाता है और रियल क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हाँ रेलवे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जीके जीएस चेंज हो जाए लेकिन मैथ रीजनिंग चेंज नहीं होने वाली है, मैथ रीजनिंग का वही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? जब कोई भी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, ध्वनि की चाल अपन क्या मानते हैं? प्रकाश की चाल मानते हैं अपन 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल अपन हवा में कितनी लेते हैं? 333 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये भी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल को आप क्या बोलेंगे? तो अपना आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक। सी करेक्ट आंसर बन जाएगा अपना सुपरसोनिक। मेलाकाइट किसका एसिड है? देखिए ऑप्शन में से अपने को बताना कि मेलाकाइट किसका एसिड है, मैग्नीशियम, तांबा, पारा या मैग्नीज। तो मेलाकाइट किसका एसिड बनेगा? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ में, कॉपर के साथ में। और इसका अगर फॉर्मूले की बात करें मेलाकाइट का फॉर्मूला, तो ये होता है कॉपर ट्वाइस CO3 OH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है मेलाकाइट का। तो आगे आने वाली शिफ्ट में आपको ऐसा न देके आपसे पूछ लेगा मेलाकाइट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है CO2 CO3 OH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? आपने सुना होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वही चीज होती है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे सैचुरेटेड या संतृप्त। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में तो अपन कहेंगे इसको असंतृप्त। तो दिए गए ऑप्शन में देखिएगा एसिटिलीन है, प्रोपिलीन है, ब्यूटाडाइन है, मीथेन है। मीथेन के फॉर्मूले पे जाओगे तो CH4 हो गया और कार्बन को 4 ही चाहिए, यानी इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए तो यानी इसके साथ अपन कह सकते हैं सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सैचुरेटेड। मीथेन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल सी बात है, आधा हो जाएगा। यदि 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए 2 ओम के पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना 1। 2 इंटू 2 बटे 2 प्लस 2 से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। ये देखिएगा, ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए? आपके पास उत्तल लेंस है, ये आपका f1 हो गया, ये आपका f2 हो गया, ये f1 और ये ट्वाइस f1। ठीक है, इधर ये f2 और ये ट्वाइस f2। ठीक है, ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे, यानी जो इमेज है वो इससे इधर बननी चाहिए, ये 2f2 है, इधर इमेज बननी चाहिए इससे दूर, और एक आवर्धित और वास्तविक उल्टा, आवर्धित यानी बड़ी और उल्टा, यानी इस तरीके से इमेज प्राप्त करने के लिए वस्तु को आप कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे आपको इमेज की सिचुएशन बताइए कि इमेज इस तरीके से बनने वाली है तो आप वस्तु को कहाँ पे रखोगे। ऑप्शन आपके सामने ये है, तो आपको ऑप्शन रख के चेक करना है। पहला ऑप्शन रखते हैं F1 और 2F1 के बीच में वस्तु को रखी मैंने, यहाँ पे रखी, तो ये इसका पहली किरण इसके इधर से होते हुए निकलेगी। ठीक है, दूसरी किरण इसके पैरेलल चलेगी और इस F2 से होते हुए निकलेगी। तो इस F2 से होते हुए निकलेगी तो आप देखोगे ये दोनों बिल्कुल यहीं पे मैच करेगी, यानी 2F2 से दूरी जाके ये काटने वाली है कहीं ना कहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? शुक्र की बात हो रही है, विनस की बात हो रही है, तो अपना आंसर हो जाएगा एक के साथ में H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिएगा फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। P अकेला एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। P 18 दिनों में कार्य करता है। P और Q 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और Q इसको 15 दिनों में, पता Q काम छोड़ के चला गया तो काम बाकी किया किसने? P ने। P को अकेले उस कार्य को पूरा करना है, P को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये अपने पास क्वेश्चन है।
इधर एलसीएम आ जाएगा 90, 90 में 18 का भाग जाएगा तो 18 5 90 और 15 6 90। पी और क्योंकि एफिशिएंसी है 6, तो यहाँ पे 6 × 10 यानी 60 काम यहाँ पे हो चुका। 10 दिन के अंदर 60 वर्क हो चुका है। शेष वर्क कितना बचेगा? 90 टोटल था, 60 हो चुका, 30 काम बच चुका। अभी 30 काम कौन कर रहा है? पी कर रहा है, और पी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 30 में 5 का भाग दीजिए 6 दिन, तो अपना आंसर हो जाएगा हमें 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ये अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अपने को रेट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100 से एस आई कितना बन रहा है? इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ब्याज। दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में आ जाएगा 19.20 इक्वल टू 64 इंटू आर इंटू टी की जगह 2/100। ये 100 ये कैंसिल, और 2 का इसमें भाग जाएगा, 9 दूनी 18, और 64 का दे लेते हैं, 32 का गया 2 बार, 32 का 3 30, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 15%। ठीक है, अब कर लोगे आप। आर आपके सामने 15% आ चुकी, आपके पास 86 रुपये मूलधन है और आपके पास समय टी है, तो ऐसा ही आपको निकालना है। ऐसा ही निकाल लीजिएगा और उसको फिर प्रिंसिपल में जोड़ दीजिएगा, आपको मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हो आई थिंक, क्योंकि आपके पास में पी आ गया, मूलधन आ गया, दर आ गई, समय आ गया, तो आई थिंक इसको इजीली आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 93। 2 3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिएगा। संख्या 2 है तो 2 अक्स हो गया और 3 अक्स हो गया, तो इनका एलसीएम कितना बनेगा? एलसीएम इनका योग कितना बन जाएगा? योग निकाल लीजिएगा, 6 4 10, 2 3 3 4 40 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? कैल्शियम अवशोषण, त्वचा को स्वस्थ रखने, कप्तान होने का गौरव हासिल किया। इसमें अलग क्या बनने वाला है? तो अपन देखते हैं। एम होता है MnO, NO यानी 2 छोड़ दिए, P बाद में QRS 3 छोड़ दिए, ST बाद में UVWX, फिर इसने 4 छोड़ दिए, 4 का गैप दिया। अब यहाँ पे देख दिया CDEF 2 का गैप है, तो आगे आने वाला गैप 3 का बनना चाहिए, तो FGGHI मतलब ये संख्या चेंज होनी चाहिए, ये संख्या यहाँ पे गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलती अपने को कलेक्ट करना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। एस्टर में गंध होती है, एस्टर में किसकी गंध होती है? तिक्की, सड़ने जैसी, फल जैसी, रासायनिक। अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में फल जैसी गंध होती है, फ्रूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है। एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये उधार लेता है, वह इसे 2 वर्ष के लिए इतने प्रतिशत की दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। लेन देन में इसका लाभ बताना है, तो अपन लाभ निकालते हैं तो सिंपल सा ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज निकाल ले तो PRT अपन में 100 गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास है? ऐसा ही निकालता हूँ मैं ब्याज। P कितने है? 5000, ठीक है, इंटू दर कितनी है? दर है, मैं अंतर निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट, 6 इसका अंतर निकाल लेता हूँ 2.25 इंटू टी कितना है? 2 वर्ष अपन में 100। इसको मैं ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 4% से लेकर 6.25% पे दे रहा है, तो ये तो मेरा ब्याज देखने को मिलेगा। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, इसकी जगह मैं लिखता हूँ फिर से 100, 50 का इसमें भाग गया 2 बार, 2 का इसमें गया कैंसिल, यानी 225 उसको टोटल वो लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ से पूछा गया प्रति वर्ष, तो 1 वर्ष का कितना हुआ इसका आधा कर देते हैं 112, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा एक के साथ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय बीज होते हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए, लीजिए। ओके, तो ये था आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।